तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको वो किस्सा सुनाएंगे जिसने अपने समय में मुंबई के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीरजादों को दहला के रख दिया था। वो किस्सा था खटाऊ मिल के मालिक सनीत खटाऊ के मर्डर का किस्सा, जो आपको पहले हम बहुत समय पहले एक एपिसोड में सुनाए थे। लेकिन उसमें जो चार मेन शूटर इन्वॉल्व थे, चार वो शख्स जिन्होंने अपने आका अमर नायक के कहने पे सुनीत खटाऊ की महालक्ष्मी एरिया में स्टेशन के पास एक सिग्नल पे, जहां सुनीत खटाऊ की मर्सिडीज गाड़ी कुछ समय के लिए रुकी रेड लाइट पे, वहीं पे देखते देखते उसका मर्डर कर दिया। पूरी मुंबई दहल गई थी उस मर्डर से। बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी हुआ। गोपीनाथ मुंडे होम मिनिस्टर थे और मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे। बीजेपी और शिवसेना की मिली जुली सरकार चल रही थी। एक पॉलिटिकल स्टॉर्म उठा, एक लॉ एंड ऑर्डर की बात उठी और गैंगस्टर्स के बढ़ते हुए डर को, दहशत को लेके अखबारों की सुर्खियां कई दिनों तक गर्म रही। अब बात करते हैं उन चार शूटर्स की जिन्होंने इतने बड़े काम को अंजाम दिया। उनका अपना अंत, उनकी अपनी मौत कैसे हुई, कैसे पकड़े गए, कैसे ये केस सामने आया, कैसे इसकी गुत्थी सुलझी, और उसकी पूरी कहानी के एक तरह से सूत्रधार थे उस समय के डीसीपी क्राइम राकेश मारिया। कुछ बहुत समय पहले उनसे बातें होती रहती थी सब किस्सों की, और उनमें से कुछ बातें मुझे जब याद आई और कुछ दोस्तों से बात की, उन पुलिस ऑफिसर से संपर्क साधा गया जिन लोगों ने इस केस को सुलझाने में पुलिस का काम किया, अंजाम दिया, और वो लोग जिन्होंने इन चारों को ढूंढने का काम किया। चार में से तीन तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और एक आदमी जो बच गया था, बरी हो गया था उस केस से, वो 2-2.5 साल पहले कोरोना के महामारी में मर गया। तो चारों की हिस्ट्री, इनकी जो जिंदगी की कहानी उस केस के बाद की, वो आपको सुनाते हैं। इस केस में सबसे बड़ा जो नाम उभर के आया था वो था संतोष पांगेरकर का। बहुत ही शातिर क्रिमिनल था। बहुत छोटा सा कद था, 5 फुट के करीब सिर्फ हाइट थी, लेकिन फुर्तीला, डेयरिंग बहुत था, मरने मारने से डरता नहीं था। अमर नायक की जो कोर ग्रुप था शूटर्स का, उनमें से एक गिना जाता था, और उसके साथ था उससे थोड़ा सा बड़ा, उम्र में छोटा लेकिन कद में थोड़ा सा बड़ा, 5 फुट 6 इंच हाइट वाला बच्चा। 21 साल की उम्र थी सिर्फ उसकी 1994 में, जब सुनीत खटाऊ की हत्या की गई। उसका नाम था राजू विखरोली। इसके बारे में एक डिटेल में एपिसोड बनाएंगे कुछ समय के बाद। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही वो सब फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आती है तो राजू विखरोली का किस्सा भी आपको पूरी डिटेल से सुनाएंगे। तीसरा शख्स था इनके साथ राव साहेब किलेदार, ये भी इक्वली डेंजरस क्रिमिनल। और चौथा आदमी जो बहुत अच्छी किस्मत लिखवा के लाया था, दिनेश मिठगावकर। ये आदमी तो बाद में बहुत बड़ा लीडर बन गया। पहले शिवसेना में था, बाद में बीजेपी में। चलो सुनाते हैं ये लोग पकड़े कैसे गए। जैसे
1994 के दिन महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर सिग्नल पे गाड़ी पे देखा जाता है सुनीत खटाऊ को। उसके पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि उस दिन के 3 दिन पहले तक राजू भिखरोली और संतोष पांगेरकर ये दोनों अपने स्कूटर पे, एक्टिवा स्कूटर इनका था, नया नया आए तो उस ज़माने में सेल्फ स्टार्ट हुआ करता था, कोई गियर नहीं, बस बैठो एक्सीलेटर दो और चलते चलो। ये मालाबार हिल से सुनीत खटाऊ की गाड़ी का पीछा करते बाइक हला तक उसकी जो सुनीत कॉटन मिल थी, खटाऊ कॉटन मिल, वहाँ तक उसका पीछा करते रहे। और शाम को जब वो वापस जाता था तो फिर मालाबार हिल उसके बगले तक उसका पीछा किया जाता था। और जो पीछा रैकी जिसको हम कहते हैं, वो इसलिए की जा रही थी कि जो दोनों शख्स, संतोष जो था बेसिकली वो रैकी करने का बहुत मास्टर था, क्योंकि उसके ऊपर किसी को शक नहीं होता था। 5 फुट का आदमी, छोटा सा, कहीं भी खड़ा होता था, कोई उसको क्रिमिनल या इतना डेंजरस गैंगस्टर समझता ही नहीं था, कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था। तो ये आदमी एक्टिवा पे उसका पीछा करते हुए वो स्पॉट ढूंढ रहे थे जिस स्पॉट पे उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। और वो स्पॉट इनको ऐसी चाहिए थी, वो ठिकाना, वो जगह जहाँ से क्राइम कमिट करने के बाद भागने में आसानी हो। 3-4 रास्ते इधर उधर जाते हों, वहाँ पे ऐसी जगह वो चुनना चाहते थे। और महालक्ष्मी का वो सिग्नल इसलिए चुना गया कि वहाँ से 2 रोड्स, तो एक महालक्ष्मी रेस कोर्स को जाती है, दूसरी एक सड़क जो है वो वर्ली नाका की तरफ जाती है। जैसे ही आप उस ब्रिज से नीचे उतरते हो, जिसके नीचे से मुंबई की लोकल ट्रेन दौड़ती हैं वेस्टर्न लाइन की, तो आगे जैकब सर्कल आ जाता है जिसको 7 रास्ता भी कहा जाता है। तो वहाँ से उस सर्कल से, उस चौक से 7 सड़कें निकलती हैं। आप देखिए भागने का कितना बड़ा वहाँ पे तरीका था। एक बहुत मौका रहता है ऐसे इलाकों में भागने का। वहाँ से एक रोड वो है जो बॉम्बे सेंट्रल को जाती है, उसके पहले एक शीरन टाटी हुआ करती थी, एक वो रोड थी, फिर मुंबई सेंट्रल की रोड, फिर दगड़ी चाल वाली रोड, उसके बाद बाईखाला वाली रोड, उसके बाद एक और आखिर में एक रोड जाती है आर्थर रोड जेल की तरफ। उसके साथ आखिरी रास्ता जाता है जो धोबी घाट है महालक्ष्मी का, वहाँ पे रोड जाती है। तो इतने रास्ते अवेलेबल थे भागने के। तो इसलिए 3 दिन की रैकी के बाद वो स्पॉट चुना गया और जिस दिन अटैक किया गया उस दिन इनका लीडर, नेता, गैंग का सरगना अमर नायक खुद पीछे पीछे एक गाड़ी में बैठा बैकअप टीम की अगुवाई कर रहा था। उसके साथ था ओपी भारद्वाज, ओपी सेठ भी कहते थे, और प्रमोद शिंदे, एक और बहुत बड़ा शार्प शूटर था अमर नायक का। लेकिन इस ऑपरेशन में उसको मेन अटैक टीम में इस्तेमाल नहीं किया गया, उसको बैकअप में रखा गया कि अगर कहीं पुलिस की मौजूदगी हो जाती है तो किस तरीके से गोलियां वोलियां चला के कन्फ्यूजन क्रिएट करके अपने लोगों को भगा के ले जाना है। तो वो बैकअप टीम जो थी वो 6 लोगों की थी, 2 गाड़ियों में सवार थे, एक में अमर नायक और ओपी भारद्वाज और दूसरी एक गाड़ी में प्रमोद शिंदे और उसके 3 साथी। और ये चारों शूटर जो थे वो एक यामा मोटरसाइकिल पे थे, एक उसी एक्टिवा पे थे। तो जैसे ही वो गाड़ी रुकती है, दिनेश ने उतर के एक बड़े हथौड़े से उस गाड़ी का फ्रंट जो आगे वाला बड़ा ग्लास होता है, मिरर,
उसको तोड़ देते हैं, विंड स्क्रीन को। और ग्लास टूटते ही, विंड स्क्रीन टूटते ही गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। दो तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं, ड्राइवर सीट और दूसरी तरफ सामने से। सुनीत खटाऊ तो अपनी सीट पे ही ढेर हो जाता है, लेकिन एक गोली दूसरी तरफ से, जो दूसरे दो लोग चला रहे थे, वो एक गोली संतोष पंगेर करके पाँव में लग के निकल के आगे चली जाती। उसके पाँव में गोली रुकती नहीं, वो इंजर्ड हो जाता है। और बड़ी मुश्किल से उसको स्कूटर के पीछे बैठा के वहाँ से भगा के ले जाते, मोटरसाइकिल पे, यामा मोटरसाइकिल पे बैठाया जाता है। बस उसके बाद जब किसी के पास कोई सोचने का वक्त नहीं था, जब तक लोग अंदाज़ा लगाते कि क्या हो गया, तब तक ये चारों के चारों शूटर अपने दोनों दोपहिया साधनों से वहाँ से गुल हो जाते और बैकअप टीम अपनी अपनी जगह, अपने अपने ठिकाने पहुँच जाते। अब पुलिस की पड़ताल शुरू होती है। कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ये काम किया तो किसने किया, किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन कुछ न कुछ शक पुलिस को था कि उसके पहले अरुण गवली के साथ जो कंपनी का ठेका हो रहा था, कोई बातचीत चल रही थी, उसको लेके अमर नायक के साथ इस कंपनी के मालिक सुनीत खटाऊ की बात भी हुई थी, लेकिन किसी सिरे पे अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन इतना बड़ा काम कर दिया जाएगा, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। अब अंधेरे में पुलिस अपना काम शुरू करती है, कोई लीड नहीं मिलती, किसी ने हुलिया बराबर नहीं देखा, क्योंकि पूरी का पूरा काम कुछ चंद मिनट्स में हो गया, 1.5-2 मिनट में सब काम तमाम करके भाग भी गए। और लेकिन कहते हैं कि और अच्छा क्रिमिनल जितना भी हो, जितना मर्जी शार्प हो, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। इसी किस्म की एक गलती इनसे भी हो गई। जब वो मोटरसाइकिल वहाँ से लेके भागते हैं, उसके बाद नाकाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई। ये मुंबई में दस्तूर था उस ज़माने में, कोई बड़ा क्राइम होता था तो बड़े लेवल पे नाकाबंदी लगा दी जाती थी आसपास के इलाकों पे, ख़ास तौर पे जो तीन एंट्री पॉइंट्स हैं मुंबई के, जो लैंड के साथ जोड़ते हैं उनको नॉर्थ के साथ, मुलुंड चेक नाका, थाना चेक नाका और न्यू मुंबई का चेक नाका, एक अहमदाबाद रोड का जो दहिसर चेक नाका है। तो इन तीनों चारों नाकों पे वो पूरी नाकाबंदी लगा देते हैं। लेकिन इसके पहले कि नाकाबंदी लगती, ये लोग कैसे निकलते हैं आपको बताते हैं। मोटरसाइकिल, यामा मोटरसाइकिल साइन के पास, साइन एरिया, साइन मटुंगा के बाद साइन के आगे वही रोड पे न्यू बॉम्बे, नेरल, गोवा की तरफ जाती है, पनवेल की तरफ। साइन पे ये मोटरसाइकिल छोड़ दिया जाता है, एक टैक्सी हायर की जाती है और उस टैक्सी से ये दोनों लोग पहुंचते हैं नेरल। न्यू बॉम्बे के पास एक बहुत बड़ा एक टाउनशिप बनी है, अब तो वहाँ बहुत हाई राइज टावर्स हो गए हैं, उस ज़माने में इतनी तरक्की नहीं थी। पाम बीच रोड वहाँ की बहुत मशहूर है और NRI कम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा कम्प्लेक्स है, बहुत पॉश हाई एंड रेजिडेंशियल सोसाइटी। खैर, तो नेरुल में एक घर में संतोष को छोड़ दिया जाता है, जिसके पाँव में गोली लगी होती है, और छोड़ने वाला व्यक्ति अपना मोटरसाइकिल, अपना टैक्सी लेके वहाँ से निकल जाता है। और वो लड़की जिसके घर में रुका था, वो संतोष की पुरानी जान पहचान वाली थी और वो एक डांस बार में काम करती थी। बहुत सालों से इसका रिश्ता था, लेकिन उस लड़की को इसकी पूरी हकीकत पता नहीं थी। एक तो उसकी हाइट बहुत छोटी थी, उसको कभी शक भी नहीं हुआ कि ये आदमी इतना बड़ा डेंजरस शार्प शूटर हो सकता है, गोलियां चलाने वाला हो सकता है।
अमर नायक जैसे आदमी के साथ काम करता हो सकता है, लेकिन उसके साथ कोई नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। तो उसके पास जाके रुकता है और वो लड़की घबरा जाती है इसके पाँव पे चोट लगी होने के। लेकिन ये आदमी उसको जैसे होता है हर क्रिमिनल का अपना अंदाज होता है, उसको पटा के उसको समझा बुझा के उसको एक मेडिकल शॉप पे भेजता है दवाइयाँ लेने के लिए, ज़ख्म साफ करने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए, टिंचर, आयोडीन, ये इस किस्म की जो दवाइयाँ ज़ख्म के लवाने वाली होती हैं, खून बंद हो जाए उसके लिए। तो वो लड़की इसी तरह 2-3 दिन इसके लिए दवाइयाँ लाती रही, मलहम पट्टी करती रही और ये आदमी आराम से उस डांस बार वाली लड़की के साथ रहता रहा। अब मुंबई पुलिस पूरी तरह से परेशान, कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई क्लू नहीं मिल रहा। अचानक पुलिस को याद आती है वो मोटरसाइकिल किसका था। जब मोटरसाइकिल जो पकड़ा गया वहाँ पे अबैंडन हालत में पड़ा हुआ, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस निकाला गया तो वो थाना के एक शख्स का निकला। जब उसको उठाया गया, पहले तो उसने बोला कि मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया था, मुझे नहीं मालूम कौन लेके गया, कहाँ उसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब पुलिस के अपने तरीके होते हैं, जब क्राइम ब्रांच वालों ने थोड़ा उसको अपने तरीके से लिया तो उसने बता दिया कि मोटरसाइकिल उससे ओपी भारद्वाज नाम के आदमी ने मंगवाया था। अब पुलिस को शक होने लगा कि ओपी भारद्वाज तो अमर नायक का करीबी है, तो कहीं ना कहीं ये काम अमर नायक ने करवाया होगा। तो इतनी देर में खबरी जो पुलिस के होते हैं, नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क, राकेश मारिया तो मशहूर थे अपने नेटवर्क के लिए, तो खबरियों की आर्मी को काम पे लगा दिया जाता है। उनको इतना तो पता था कि एक शूटर इंजर्ड हुआ है, हॉस्पिटल में तो जाएगा नहीं, तो दवाई भी जरूर लिया होगा। उस क्लू को लेके खबरियों की टोली जब अलग-अलग इलाकों में मेडिकल शॉप से इंक्वायरी करने निकली कि क्या कोई पिछले 3-4 दिन से कोई आदमी कोई इस किस्म की दवाई लेके जा रहा है जो इस तरह की इंजरी के बाद ली जाती है। 3-4 दिन के बाद खबर आ जाती है नवी मुंबई से कि एक मेडिकल शॉप के ओनर ने बताया कि एक औरत इस किस्म की दवाइयाँ 3-4 दिन से लेके जा रही, और उस खबरी ने भी इमीडिएटली राकेश मारिया को इन्फॉर्म किया और एक टीम क्राइम ब्रांच के ऑफिसर की भेष बदल के उस दुकान के चारों तरफ अड्डा जमा के बैठ गई कि देखते हैं। देर रात गई वो औरत वहीं से दवाई की दुकान पे फिर कुछ दवाइयाँ लेने आती है और दुकानदार पुलिस के लोगों को इशारा कर देता है, तो पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चलते उसके घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचती है, पुलिस वाले पीछे पीछे घर के अंदर, और देख के हैरान रह जाते हैं। इसके पहले कि कोई सवाल जवाब होता तो छोटे से घर में लुंगी और बनियान पहने हुए, पाँव पे पट्टी बांध के संतोष अंगेरकर एक चारपाई पे लेटा हुआ था। उठा लिया जाता है और क्राइम ब्रांच लाया जाता। उसके बाद एक एक करके वो पूरी कहानी बताता। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने के पहले अमर नायक ने अपने सब लोगों को ये हिदायत दी थी कि आप साथ में मत भागना, अलहदा अलहदा जाना, कहीं भी इकट्ठे मत रहना और एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं करना। अब कांटेक्ट करने का साधन भी इन दिनों में नहीं थे, कोई मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, नए नए पेजर जरूर चले थे। साथ में उस ज़माने में जो लैंडलाइन हुआ करती थी MTNL की, वो जरूर काम करती थी। अब इस आदमी की जब धुलाई कुटाई शुरू हुई तो इसको वाकई पता नहीं था कि उसके बाकी के 3 साथी कहाँ गए। अब पुलिस वाले भी समझ गए कि इसको वाकई पता नहीं है, यार उसका इलाज करवाया गया और पुलिस ढूंढने लगी
बाकी के साथियों को। अब संतोष के पकड़े जाने के बाद पुलिस को तलाश रहती है बाकी के 3 लोगों की, लेकिन हाथ नहीं आते। राजू विखरोली का 95 में एनकाउंटर कर दिया जाता है भांडुप में। एनकाउंटर तो कहीं और किया था, लेकिन शो किया गया कि उसको भांडुप में मारा। श्याम सावंत ऑफिसर थे। इसी तरह राव साहब किलेदार का एनकाउंटर भी विखरोली के साथ उन्हीं दिनों में कर दिया गया। अब बच गया एक आदमी, दिनेश मिठबावकर। उसकी तलाश शुरू हुई। आखिर वो आदमी एक दिन पकड़ा गया, लेकिन संतोष को जेल जाना पड़ा। ठीक होने के बाद जुडिशियल कस्टडी हो गई। मिठबावकर भी जेल में गया। करते करते 2001 में संतोष की जमानत होती है। उसके बाद बरी भी हो जाता है वो केस में। मिठबावकर भी बरी हो जाता है, दिनेश भी बरी होता है। जैसे अक्सर आपने सुना है, कानून की एक आवाज़ आती है कि गवाहों के अभाव में, सही सबूतों के अभाव में सबके सब लोगों को बरी किया जाता है, ये बरी हो जाते हैं। उसके बाद संतोष एक दूसरे केस में, वो भी आपको कहानी सेपरेट है, पूरा एपिसोड है, वो आने वाले दिनों में सुनाएंगे। उसमें फिर अरेस्ट हो जाता है। उसमें फिर उसको बेल मिलती है 2001 में। बेल पे आने के बाद, जमानत पे आने के बाद, ये आदमी अपने जो इनके जो मददगार होते हैं, डॉन्स के कहने पे जो लोग इनके पास पैसा वैसा पहुंचाते हैं, मंथली मदद करते हैं परिवार चलाने के लिए ना। आपको ये बता दें, इन बीच में 96 में अमर नायक का एनकाउंटर भी हो जाता है। तो पूरी कंपनी अब संभालने वाला उसका भाई अश्वर नायक था। अब 2001 में बाहर आने के बाद इसने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े काम करने वाले आदमी, देखा जाए तो अपनी जेब में इनके कुछ नहीं पड़ता। ना तो इनका कोई बैंक बैलेंस होता है, ना कोई इनकी कोई सेविंग ऐसी होती है जो मुश्किल में इनके काम आ सके। और जिस आदमी ने इसको वो कंपनी के बिहाफ पे 5,000 रुपया देना था, उस आदमी ने इसको मझगांव एरिया में बुलाया। अब देखिए, 5,000 लेने वो आदमी जाता है, लेकिन इसको पता नहीं था कि वही आदमी जो इसकी कंपनी के साथ काम कर रहा है, वही आदमी पुलिस को इसकी मुखबरी करेगा। उस आदमी ने अंदर खाते पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ये आदमी मेरे पास पैसे लेने आ रहा। और जैसे ही ये पैसे लेने पहुंचा, अभी 5,000 हाथ में पकड़े भी नहीं थे कि पुलिस वालों ने कंधे पे हाथ रख दिया। श्रीपत काले इसको लेके जाते हैं वहाँ से, और भांडुप में इसका इनकाउंटर, इसका भी वहाँ पे शो किया जाता है। तो 3 आदमी इनकाउंटर में मारे जाते हैं। अब चलते हैं चौथे आदमी की कहानी, दिनेश मिठबावकर। वो आदमी बरी होने के बाद पॉलिटिशियन बन जाता है। पहले शिवसेना ज्वाइन करता है, उसमें काफ़ी तरक्की करता है, और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। और करते करते बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की मुंबई की शाखा जो है, मुंबई ब्रांच जो है, उसका वाइस प्रेसिडेंट तक बन जाता है। और उसी की जो एक कामगार यूनियन है बीजेपी की पार्टी की, मथाड़ी कामगार यूनियन, उसका भी वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा आज इस एपिसोड के साथ। एक आदमी सुनील खटाऊ का जैसे आदमी का मर्डर करने वाला, और उसके साथ और पता नहीं कितने क्राइम किए होंगे, वो आदमी जेल से वापस आने के बाद इतने बड़े पॉलिटिकल ओहदों पे पहुंच जाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है, मंत्रियों संतरियों से कंधे मिलाता है, और
एक दिन अगस्त सितंबर 2020 में, जब कोरोना काल था, उस आदमी को कोरोना का बीमारी होती है। मरोल अंधेरी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 7 स्टार हॉस्पिटल, जिसका नाम ही 7 हिल्स है। वहाँ पे उसको एडमिट करवाया जाता है, लेकिन वो कोरोना की बलि चढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी उन 4 लोगों की जिन लोगों ने इंडस्ट्रियलिस्ट सुनील खटाऊ को मारा था। आने वाले दिनों में इनके जो बैकअप टीम के मेंबर थे, प्रमोद शिंदे और ओपी भारद्वाज, उनका क्या हुआ, कैसे पकड़े गए, कैसे मारे गए, बहुत दिलचस्प कहानी है। आने वाले दिनों में वो किस्सा लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।